अमित, एक क्विज टाइम। जी पूछिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि साबुनदानी में क्या होता है? साबुन। वेरी गुड। मसालदानी में क्या होता मसाले। है? वेरी गुड, आप तो बड़े तेज हैं। अच्छा मुझे बताइए चूहेदानी में क्या होता है? चूहा। मच्छरदानी में? मच्छर। Got you। जी बिल्कुल गजब की बात है कि मच्छरदानी में इंसान रहते हैं, और वो इसीलिए ताकि मच्छर उन्हें ना काटें, और मच्छर के काटने से बीमारियां भी होती हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है। आज हेलो डॉक्टर में हम फोकस कर रहे हैं डेंगू पर, और इस विषय पर बातचीत के लिए यहाँ दिल्ली स्टूडियोज़ में हमारे साथ दो डॉक्टर्स हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराऊँ। स्वागत कीजिए डॉक्टर संजीव सिन्हा का। नमस्कार डॉक्टर संजीव, प्रोफेसर मेडिसिन एम्स नई दिल्ली से। स्वागत करते हैं डॉक्टर रोहित बंसल का। नमस्कार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। डॉक्टर संजीव, क्या अब आज 1 सितंबर है, क्या केसेस काफ़ी आ रहे हैं डेंगू के? हाँ, पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये डेंगू की बीमारी ये मानसून सीज़न में होती है। तो ये जो है आजकल हम लोग जनरली जब मानसून शुरू होता है और अक्टूबर के एंड तक ये बीमारी रहती है। और अभी जैसा आपने पूछा कि पेशेंट आ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। और ये जो बीमारी है डेंगू फीवर की, ये 3 तरह से हम डिवाइड करते हैं। एक माइल्ड फॉर्म होता है, एक मॉडरेट फॉर्म होता है, एक सीवियर फॉर्म होता है। माइल्ड फॉर्म में जो होता है पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा 103, 104 डिग्री, और उसके साथ चिल्स हो सकते हैं, हेडेक होता है, आँखों में पेन होने लगता है, जॉइंट पेन होता है, मसल्स पेन होता है। तो ये तो माइल्ड फॉर्म में होता है। फिर अगर पेशेंट थोड़ा ज़्यादा सिक हो जाता है तो उन पेशेंट को साथ में वोमिटिंग होने लगती है, पेट में दर्द होता है और लूज मोशन होने लगते हैं। साथ में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो इन पेशेंट को मेरी तरफ से ये एडवाइस होगी, जैसे इस तरह के सिम्टम्स आते हैं आपको और लगता है कि आपको मच्छरों ने काटा है, तो आप तुरंत अपने नियर बाय डॉक्टर्स को दिखाएं और उनकी राय से इलाज करवाएं। डॉक्टर रोहित, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, तीनों ही चीज़ मच्छर काटने से होती हैं, तीनों ही बीमारियां, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क है जीवाणु का, कि मच्छर के अंदर कौन सा जीवाणु है जो कि काटने से ह्यूमन की बॉडी में ब्लड में वो रिलीज़ हो रहा है। तो जो जीवाणु है, मलेरिया का अलग जीवाणु है, डेंगू का अलग जीवाणु है, चिकनगुनिया का, लेकिन माध्यम एक है मच्छर के काटने से। जी, मच्छर भी अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन अगर अमूमन जो जीवाणु का है वो फ़र्क है मेन। जी, क्योंकि मलेरिया एनोफिलीज है और इसका डेंगू का अलग है। डेंगू का अलग है, एडीज इजिप्टी। महाराष्ट्र चलते हैं अपने पहले कॉलर के पास। हेलो, गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मतलब जो डेंगू होता है वो तो मच्छर से होता है, तो मच्छर से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं घर में? जी डॉक्टर साहब, घर में कैसे हम उपाय करें कि मच्छर ना पनपे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और मैं बताना चाहूँगा कि जो डेंगू का मच्छर है एडिस इजिप्टी, ये घर के अंदर ही पैदा होता है, घर के आसपास और अंदर ही पैदा होता है। जैसे ये कूलर है, कूलर के पानी में हो जाएगा, अगर आप उसको चेंज नहीं करेंगे फ्रिक्वेंटली तो उसी में मॉस्किटो ब्रीड हो जाती है और ये आगे फैलाते हैं मच्छरों को। गमले हैं, टायर्स हैं, टूटे फूटे बर्तन हैं जो छत पे पड़े रहते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का, और फिर उसी में मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है कि हम इन सब चीज़ों को पहले तो हटा दें घर से, अगर वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अगर जैसे गमलों में पानी आप डाल रहे हैं तो हफ्ते के हफ्ते चेंज करते रहें, या उसमें मिट्टी का तेल डाल दें इससे कि पनप नहीं पाए मच्छर उसमें। तो ये ध्यान रखने की बात है। डॉक्टर, क्या डेंगू के जो सिम्टम्स होते हैं बहुत जल्दी आसानी से पता चल जाते हैं या समय लगता है दिखने में? देखिए, डेंगू का जो बुखार है वो अमूमन मौसमी बुखार की तरह ही होता है, बहुत कुछ फ़र्क नहीं होता। इसमें भी तेज़ बुखार मिलता है, लेकिन जो कुछ सिम्टम्स हमको ये सजेस्ट करते हैं कि वो डेंगू हो सकता है, तो तेज़ बुखार के साथ ठंड लगना, या फिर बदन में बहुत तेज़ दर्द होना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आँखों में दर्द होना, ये शरीर पे अगर रैश आ जाते हैं, लाल रंग के रैश या चकत्ते आ जाते हैं, तो ये कुछ
साइंस हो सकते हैं कि पेशेंट को डेंगू हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, गौरव शुक्ला हैं इस समय फोन लाइन पर दिल्ली से। गौरव जी, सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि डेंगू जब होता है तो मरीज का प्लेटलेट्स बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है और ऐसी स्थिति में उनको प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए रिकमेंड किया जाता है, तो लगभग कितनी मतलब काउंट कितनी नीचे गिर जाएगी तब प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में कुछ बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, देखिए, ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेंगू को जब बात होती है तो प्लेटलेट्स की बात होना ही जरूरी होता है। जी। प्लेटलेट एक तरीके से शरीर की कोशिकाएं होती हैं जो कि खून का अगर रिसाव होने लगे तो उसको रोकने में सहायक होती हैं। जो डेंगू का वायरस है, जब ये बॉडी पे अटैक करता है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो सकती है। सब केसेस में ये कम नहीं होती। अच्छा। इनफैक्ट देखा गया है कि जो ज़्यादातर डेंगू के केसेस होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस होते हैं जो कि फीवर के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनमें भी ज़रूरी नहीं है कि हर केस में प्लेटलेट्स कमी हो। तो 10 से 20% केस ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल फेज में आते हैं जहाँ पे प्लेटलेट्स डाउन होने शुरू होते हैं। इनका कोई एब्सोल्यूट लेवल नहीं होता कि जैसे नॉर्मली हमारी 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स कोशिकाएं शरीर में होती हैं। कुछ लोगों में गिरेगा तो 1 लाख गिर के बंद हो जाएगा, कुछ में 80,000 तक गिरेगा और नहीं गिरेगा, कुछ केसेस में ज़्यादा भी गिरता है। जो इनका दूसरा सवाल था कि कितने लेवल पे हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जी। तो इसका भी कोई ऐसा एब्सोल्यूट लेवल नहीं है। अगर शरीर से कहीं पे खून का रिसाव हो रहा है तो वो देखते हुए डॉक्टर निर्णय करता है कि इर्रिस्पेक्टिव की प्लेटलेट काउंट कितना है, वो अपने निर्णय से, अपनी समझ से ये डिसाइड करेगा कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होना या नहीं होना। जी, लेकिन क्या कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं, जैसे हम आज न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, जिससे प्लेटलेट काउंट बढ़ सके जब डेंगू हो जाए तो? देखिए, ये हैं फ्रूट आइटम हैं, जैसे अभी हम लोग ने देखा आयुर्वेद में भी डिस्कस किया, तो लोग कहते हैं कि पपीते और कुछ तरह इस तरह के और भी फ्रूट आइटम है, पर जो मेन चीज़ है जो साइंटिफिक एविडेंस के साथ है वो कहते हैं फ्लूइड थेरेपी। अच्छा। फ्लूइड थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पानी जो है वो वैसे से निकल के एक्स्ट्रा स्पेस में चला जाता है, एक्स्ट्रा वेसिकुलर स्पेस में चला जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको फ्लूइड लेना पड़ता है। अदरवाइज आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, और साथ में प्लेटलेट की थेरेपी के लिए भी हम, तो फ्लूइड थेरेपी में पानी, नींबू फ्लूइड पानी, थेरेपी में आप पानी ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी नहीं ज़्यादा? चाय अपना अगर नॉर्मल जैसे हम लोग लेते हैं उतना ले सकते हैं, और साथ में ध्यान रखें कि हाई प्रोटीन डाइट लें ओके। और सीजनल फ्रूट्स लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, तो ये दिस विल हेल्प यू। जी। डॉक्टर, ये डेंगू शॉक सिंड्रोम ये क्या होता है? डेंगू शॉक सिंड्रोम ऐसा होता है कि जब डेंगू वायरस सीवियर हो जाता है तो उस केस में जैसे सर ने बताया एक्स्ट्रा वस्कुलर लॉस होता है, यानी कि कहने का मतलब जो हमारी रक्त की नालियाँ हैं वहाँ से जो प्लाज्मा है वो लीक होकर हमारे टिश्यूज़ में चला जाता है। तो जो हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है, ये जो हमारी नालियों में जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, वो कम हो जाता है। उसकी वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। तो इसी को डेंगू शॉक सिंड्रोम बोला गया है। जी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है? इसका ट्रीटमेंट फिर हम लोग फ्लूइड थेरेपी देते हैं। अगर Okay. जो लोग ओरल ले सकते हैं, तो अगर शॉक की स्थिति नहीं हुई है तो ओरल से ही जो हमने ओरल लिक्विड्स लिए हैं उसी से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर शॉक की स्थिति बन गई है तो फिर हॉस्पिटलाइज करके उनको इंट्रावीनस हम जो है नॉर्मल सलाइन या बाकी सारी फ्लूइड्स थेरेपी हम इंट्रावीनस देते हैं। जी, लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस हैं। क्या आप कहेंगे अधिकांश केसेस डेंगू के अपने आप समय के साथ घर पर रहने से ही ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं अभी आपको साइंटिफिक वे में बताता हूँ, जी। जिससे कि हमारे सारे दर्शक समझ जाएं इसको। तो आप देखिए क्या होता है, पहले 3 दिनों में, 3 से 5 दिनों में हाई ग्रेड फीवर होगा, 103-4 डिग्री होगा, तो उसमें हमें क्या करना है, पैरासीटामोल लेना है, पानी खूब पीना है, हाइड्रेट करके रखना है, और अपना ब्लड प्रेशर देखते रहना है कि हमें हाइपोटेंशन ना हो। फिर क्या होता है, 5वें दिन के बाद हमारे प्लेटलेट्स कम शुरू होते हैं, ठीक है, तो प्लेटलेट कम होने लगते हैं, 7वें-8वें दिन तक प्लेटलेट कम होते हैं, फिर इंक्रीज होने लगते हैं। तो ये टोटल ड्यूरेशन जो है 8 to 10 डेज का होता है, और ये नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज है, इसमें कोई चेंज नहीं कर तो सकते। ब्लड टेस्ट कब कराना है डॉक्टर साहब? ब्लड टेस्ट हमें NS1 टेस्ट कराने के लिए, जैसे ही आपको पता चलता है और शक है कि डेंगू फीवर है, तो पहले दिन ही NS1 अच्छा। टेस्ट कराइए। NS1 टेस्ट 5 से 6 दिन तक इफेक्टिव रहता है। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि फीवर 5 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं, तो हम IgM टेस्ट कराते हैं। ओके। वो अगर पॉजिटिव है तो हम डेंगू कहते हैं। ओके।
तो फिर भी ये जो है आपको ध्यान रखने, और 5वें दिन के बाद फ्लूइड जो एक्स्ट्रा स्पेस में चला आता है वो अपनी आपकी स्पेस में वापस आने लगता है, वीनस स्पेस में वापस आने लगता है, तो फ्लूइड ओवरलोड होने लगता है। तो उसमें हमें ध्यान रखना कि ज़्यादा पानी नहीं लेना है जी, अच्छा, अदरवाइज फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। अच्छा, ओके। और फिर 7वें 8वें 9वें दिन के बाद आपके प्लेटलेट फिर ऊपर आने लगेंगे जी। और नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो बच्चों में भी सेम इसी तरीके से सिम्टम्स रहते हैं या बच्चों के लिए कुछ खास प्रिकॉशंस बरतने की भी ज़रूरत है? नहीं, ये बच्चों और बड़ों में भेद नहीं करता डेंगू का वायरस, और बच्चे भी इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं। सिम्टम्स भी यही रहता है, मैनेजमेंट का जो तरीका है वो वैसे ही रहता है जैसे सर ने बताया। ध्यान देने योग्य बात ये है कि हमको सजग रहना है। सजग इसलिए रहना है क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जब बुखार चल रहा है, बुखार ठीक हो गया, उसके बाद जैसे सर ने बताया कि जब बुखार ठीक होने लगता है तब अमूमन देखा गया है कि प्लेटलेट काउंट घटने लगता है, तो उस टाइम पे हम अपना गार्ड डाउन कर देते हैं। तो हमको सजग रहना है कि आजकल हमारा ये सीज़न है डेंगू का, तो अगर कोई बुखार का मरीज है तो उससे डॉक्टरी सलाह लीजिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे मानसून से शुरू होता है, अब सितंबर हो गया, कब तक रहेगा ये सीजन डेंगू का? ये जनरली दिवाली से पहले जनरली खत्म हो जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिवाली के धुएं से जो है मच्छर मर जाते हैं जी। तो ये ब्रीडिंग सीजन। लेकिन जो बच्चों की बात हो रही थी, क्योंकि बच्चे नटखट होते हैं, पार्क में खेलने भी जाते हैं, तो आप हिदायत देंगे कि कपड़े ठीक से पहने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये मैं बताना भी चाहता था कि देखिए ये मच्छर काटने से होता है, हमें मच्छरों से बचाव करना है, और ये दिन के टाइम का मच्छर है। अच्छा। जो दिन में काटता है मच्छर, अच्छा, और घर के अंदर काटता है। अच्छा। और आसपास 500 मीटर घर के आसपास रहता है। तो ये जो है, इसमें बच्चों को, पेरेंट्स को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कहें कि खेलने के लिए अगर पार्क में जाते हैं तो पूरे कपड़े पहन के जाएं, फुल आस्तीन के पैंट पहन के जाएं, शूज़ और मोजे पहन कर जाएं, और मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लें। जैसे आजकल बड़े अच्छे आ गए हैं बच्चों के लिए कि वो आप कपड़े के ऊपर ही मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लीजिए। कपड़ों के ऊपर ही? हाँ, तो वो इसमें ऐसी आती है कि मच्छर भाग जाते हैं। और डॉक्टर साहब, वो जो मच्छरदानी की बात हो रही थी, बड़ी हैरत की बात है कि मच्छरदानी में हम सोते हैं। मच्छरदानी आपको मलेरिया से ज़्यादा बचाव करेगा। डेंगू के लिए आपको डे टाइम में मच्छरदानी की जरूरत नहीं होती है। चलिए गोवा चलते हैं, रिजवाना है फोन लाइन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। क्या ये डेंगू एक दूसरे को फैलता है क्या? इससे एक को अगर हुआ तो क्या सिर्फ मच्छर काटने से ही होता है? नहीं, इसका जो माध्यम है वो मच्छर काटने से ही होता है। अगर मच्छर का कोई डेंगू का पीड़ित मरीज है तो उससे आपको कोई खतरा नहीं है कि आपको भी डेंगू हो जाएगा। पर डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया एक को होता है तो परिवार में सबको हो जाता है। देखिए, ये जो डेंगू का जो मच्छर होता है एडिस इजिप्टिया, इसको नर्वस फीडर कहते हैं। नर्वस फीडर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये आपकी स्किन पे बैठा है, ये अपनी मील ले रहा है, ब्लड मील ले रहा है, और उस समय कुछ अगर हमारा हाथ हिलता है, पैर हिलता है या कोई और मूवमेंट होती है तो वो नर्वस हो जाता है, वो छोड़ देता है अपनी मील अधूरे पे ही। ऐसे में कोई अगर आसपास फैमिली मेम्बर्स हो रहा है तो वो उसको जाके काट लेगा, या फिर उसी पर्सन को दोबारा भी काट सकता है। तो जैसे कि मलेरिया का जो मच्छर होता है वो अपनी फीड एक बार में पूरी करता है और आराम से बैठ जाता है, लेकिन ये जो है नर्वस फीडर होता है, बार बार फीड लेता है, छोटी छोटी। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते, क्योंकि अब कोविड के बाद वैक्सीन शब्द सबको पता लगा, क्या डेंगू से लड़ने के लिए वैक्सीन नहीं है कि हम पहले ही ले लें वैक्सीन? नहीं, डेंगू की वैक्सीन है, और ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर रिसर्च कर रही है, और हो सकता है आने वाले समय में इंडिया में भी आ जाएगी। बट ये वैक्सीन फॉरेन में है, और उसमें हम हर एक व्यक्ति को नहीं देते हैं जिन व्यक्ति को पहले हो चुका है डेंगू। अच्छा। और उनका IgG पॉजिटिव है, तो सेकंड एक बार अगर हो चुका है आपको, तब वैक्सीन देते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर पिछले सीजन, और ये वैक्सीन जो है ये साल में 3 डोज दी जाती हैं। अच्छा। तो ये तब फिर कंप्लीट हुआ था, उसके बाद सुरक्षित हो जाता है पेशेंट। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा है कि पिछले मानसून में अगर मुझे डेंगू हुआ था तो मुझे अब ज़्यादा वल्नरेबल हूँ, अब भी हो सकता है, जिसको पहले नहीं हुआ उसको जी नहीं बिल्कुल, ये बात सही है अमित जी। ये डेंगू के 4 स्ट्रेन्स होते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो किसी भी एक स्ट्रेन से अगर आप काट लेते हो तो उसके खिलाफ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी उस स्ट्रेन पे बनती है, लेकिन बचे हुए 3 स्ट्रेन से आप फिर भी वल्नरेबल रहते हो। और वैक्सीन चारों से बचाती है? वैक्सीन चारों से बचाने के लिए बनाई जा रही है। जी, तो कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्रिवेंशन टिप्स आपकी तरफ से जो अभी हम सबको एहतियात बरतना चाहिए, अपनानी चाहिए? देखिए, ये मौसम ऐसा चल रहा है कि इसमें हर बुखार एक तो डेंगू नहीं है, और तो इसमें अगर डेंगू हो भी जाता है तो बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मोर्टेलिटी देखा गया है कि बहुत कम है, लेस देन 0.2% है। तो अगर आप घबराएं नहीं, अपना समय से इलाज कराएं,
और मुझे नहीं लगता कि ये बीमारी कोई ऐसी है कि जो ठीक ना हो सके। जी डॉक्टर साहब, कोई ऐसी और हिदायत मैं बिल्कुल हिदायत देना चाहूँगा, बच्चों को हिदायत देना चाहूँगा कि पार्क में जाएं तो कपड़े पहन कर जाएं, स्कूल में जाएं पूरे कपड़े पहन कर जाएं, आस्तीन कवर करके जाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट लगा कर जाएं, और साथ में जिनको ये बीमारी होती है पैनिक ना हो, ये ट्रीटेबल बीमारी है और इसमें 1 हफ्ते का समय लेकर चलें। जी खूब पानी पिएं, रेस्ट करें, खाना पीना खाएं, घर पे रहें, एंजॉय करें, घबराएं नहीं। जी बिल्कुल, जानकारी ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। और आज जो जानकारी देने के लिए डॉक्टर संजीव आपका, डॉक्टर रोहित आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी Thank you मच। so much. थैंक यू। थैंक यू।